नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जो कि आने वाले आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही सहायक हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम लोग प्रश्न 1 देखते हैं। विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने को कौन सा एक तरीका नहीं है? पहला है अधिकांश ग्रेड को 1 या 2 ग्रेड्स पर आधारित करने से बचना, ये सही है। लिखित परीक्षाओं पर जोर देना, अनावश्यक समय दबाव से बचना, जी हाँ, बच्चों को ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में अस्पष्टता उपलब्ध कराना, यह भी सही है। तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, गलत हो जाएगा ये। क्योंकि परीक्षा में जो है बच्चे जो है परीक्षा उत्तेजना जो होती है उसे घटाने का एक लिखित परीक्षा जो है वह तरीका बिल्कुल गलत होगा। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। अब देखिए यह प्रश्न पूछा क्या है। तो परीक्षा जो है, अधिकतर परीक्षा से बच्चों में जो है घबराहट होती है, उत्तेजना होती है। तो उसको घटाने का जो तरीका है वह लिखित परीक्षा पर जोर देना नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इसे। 2 देखते हैं हम लोग। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक नेता की होती है, मूल्यांकन की होती है, प्रशिक्षक की होती है, या उपयुक्त सभी होती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या बोला गया है कि एक जो शिक्षक होता है उसे प्रशिक्षक की भूमिका में होनी चाहिए। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों का एक सफल मार्गदर्शक कर सके। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसी से रिलेटेड है। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को प्रतिशत होनी चाहिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न यानी जो छोटे 20 से 25 वर्ड के होते हैं, उन प्रश्नों की जो संख्या है वो एनसीएफ 2005 के अनुसार कितनी होनी चाहिए? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 25 से 40% लगभग जो है लघु उत्तरात्मक प्रश्न होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 संक्षिप्त विचार सामान्यतः ज्ञानेंद्रिय अवस्था में प्रारंभ होते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठोस संक्रियागत अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है संक्षिप्त विचार सामान्यतः प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पे संक्षिप्त विचार क्या है? तो संक्षिप्त विचार वो होती है जो बालक अमूर्त बातों को जो है उससे संबंधित जो है तार्किक चिंतन करने लगता है। जो अमूर्त बात होती है उसके विषय में बालक जो है चिंतन प्रारंभ करने लगता है, उसे ही जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और उसी अवस्था में संक्षिप्त विचार आना शुरू हो जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का एक लक्षण नहीं है? पठन एक आजीवन प्रक्रिया है, पठन प्रत्यक्षतः विचार योग्य है, पठन को अभ्यास द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन प्रत्यक्षतः विचार योग्य है। ध्यान रखिएगा इसे, यह जो है पठन का एक लक्षण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्याकरण पढ़ाने की प्रेरक विधि के बारे में कौन सा सत्य है? बताइए।
भली भांति प्रशिक्षित नहीं हुए अध्यापक को भी व्याख्यान का उपयोग करते हुए व्याकरण पढ़ाने की अनुमति देना विद्यार्थियों में केंद्रित है। व्याकरण के सूक्ष्म विधियों का शिक्षण करवाना होता है, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा 2, विद्यार्थी केंद्रित। व्याकरण पढ़ाने की जो प्रेरक विधि है वो कौन सा होना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। अब विद्यार्थी केंद्रित से क्या मतलब है, तो चलिए हम लोग ज़रा समझ लेते हैं। तो व्याकरण पढ़ाने के लिए जो तरीका है वह विद्यार्थी केंद्रित इसलिए होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी की जो रुचि है उसके अनुसार यह होना चाहिए, और मानसिक स्तर क्या है बच्चा का, यानी कि बच्चे की जो स्थिति है, बच्चे का जो समझ, उसके अनुसार ही व्याकरण पढ़ाना चाहिए। यही बात यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का एक कारक नहीं होगा? अभिप्रेरणा बताइए। अच्छे निष्पादन के लिए पुरस्कार देना, प्राप्तियों के लिए प्रोत्साहन देना, लक्ष्य प्राप्ति या उससे आगे निकलने के लिए प्रशंसा करना, या एक विषय का उच्च दोहराव अभ्यास निर्दिष्ट करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4, एक विषय का उच्च दोहराव अभ्यास निर्दिष्ट करने से जो है अभिप्रेरणा का एक कारक नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, दोहराव से रटंत विद्या और रटंत सोच पैदा होती है, वह अभिप्रेरणा नहीं जगाती है। ध्यान रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है वह क्या कहलाती है? वह डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्टोनिया, डिस्मोर्फिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में आपको देखने के मिल जाएंगे टेट के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डिस्ग्राफिया होगा। तो इसका प्रश्न जरा हम लोग समझ लें क्या पूछा गया। विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता यानी जो लिखन है उसे और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि जो है बालक जो है लेखन समस्या और हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल जितनी होती है वह नहीं कर पाता है। इसमें न्यूरोलॉजिकल स्पीच समस्या होती है जो बोलने में भी समस्या उत्पन्न कर देती है। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का अस्तित्व किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? यह भी प्रश्न बार बार देखे जाते हैं टेट एग्जाम में, जी कारक और एस कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन जो थे उन्होंने जो है साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का अस्तित्व का विचार प्रस्तुत किया था। और हम लोग जान लेते हैं जरा जी कारक के बारे में डिटेल से। तो देखिए द्विकारक जो सिद्धांत होता है उसी के अंदर जो है जी कारक आता है। तो द्विकारक सिद्धांत में जो है स्पीयरमैन ने बताया है कि बुद्धि के 2 कारक जो होते हैं, जो बुद्धि होता है वो 2 कारकों से मिलकर बना होता है। तो पहला जो कारक है वह कौन सा है? सामान्य कारक। पहला सामान्य कारक है जिसे क्या कहा जाता है? जी कारक। और दूसरा होता है विशिष्ट कारक। और विशिष्ट कारक को क्या कहा जाता है? एस कारक कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं, आप लोग द्विकारक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुबुद्धि और द्विकारक में फ़र्क होता है। बहुत बच्चे मैंने देखा है वो बहुबुद्धि और जो है द्विकारक सिद्धांत में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है इनमें से? दंड थोप देना, नज़रअंदाज कर देना, या अभिभावकों को कह देना कि आप संभालिए बच्चे को, या कारण पता करके उपाय उपलब्ध करने का प्रयास करना। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, कारण पता करना है और उसका उपाय उपलब्ध कराना है। यही जो है विद्यार्थी की जो अवांछनीय व्यवहार है उसको परिवर्तन करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। तो बिल्कुल इसका यह सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न प्रश्न 11। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता है? जी हाँ, इसी को बोलते हैं बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत। इसे किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बहुबुद्धिमत्ता का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया, तो ध्यान रखिएगा हार्वर्ड गार्डनर ने इसे दिया है। अब चलिए हम लोग इसका प्रश्न देखते हैं। बुद्धिमत्ता किसमें सम्मान नहीं दिया जाता है विद्यालय में हमारे? तो स्थानिक, भाषा संबंधी, तार्किक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न का थोड़ा विश्लेषण। तो 1983 में जो है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि नामक एक सिद्धांत दिया था, जिसमें गार्डनर जी ने बताया था कि बुद्धि का जो स्वरूप होता है वो एकाकी ना होकर, बुद्धि का जो स्वरूप है एकाकी ना होकर बहुबुद्धि होता है, बहुबुद्धि होता है। और इसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है 9 प्रकार की होती है। याद रखिएगा इसे, बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुबुद्धि सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है वो लगभग 9 प्रकार की होती है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो बताइए ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वो किससे संबंधित है? ग्रामीण इलाकों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से, सार्वभौमिक पंजीकरण कराने से, सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से, बीच में ही विद्यालय छोड़ने को रोकने से। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो 3rd होगा। सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। थोड़ा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया कब और यह है क्या। और तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो सन 1988 ईस्वी में जो है 31 मार्च 2002 को जो है चला था, जिसमें जो है 2002 में इसे सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, इसे 2002 में सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर दिया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। कौन सी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? अच्छा व्याख्यान कौन सा नहीं हो सकता है? चित्रों और उदाहरणों का प्रयोग करना, मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़ना, एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना, या अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा 3। एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना जो है अच्छी व्याख्यान की विशेषता नहीं हो सकती। तो देखिए व्याख्यान विधि जो होता है वो बालकों का ध्यान केंद्रित करने की आदत पर बल देती है। व्याख्यान में क्या होता है, एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, शिक्षक जो है व्याख्यान दे रहा है तो उससे इंटरेक्शन बढ़ता है और शिक्षक और बच्चों के बीच आपस में संबंध बनता है। और इसमें क्या होता है, बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक विषय वस्तु को समझाया भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है। किसे न्यायोचित ठहराई जा सकती है? बालक जानते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम है। बालक को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। बालकों में व्यक्तिगत अंतर है या सभी बालक बराबर हैं? बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। बालकों में व्यक्तिगत अंतर होता है, इसे जो है न्यायोचित ठहराया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इस पे विशेष। जो सभी बालक होते हैं उनका मानसिक स्तर जो है भिन्न होता है, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा बाल विकास में।
तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें बालक की जो स्वाभाविक रूप से शिक्षा प्राप्त करती है उसके बारे में बताया जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य जो होता है वो बालक की जो सर्वांगीण विकास है, यह जो है फैक्ट आप बहुत ही विशेष रूप से याद रखिएगा। पूछा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो है बच्चों के कैसे विकास पर बल दिया जाता है, तो जी हाँ, बालक का जो सर्वांगीण विकास है उस पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता इनमें से किस पर निर्भर करती है? नैतिक तार्किकता की बात हो रही है, वो भी कोहल वर्ग की तरफ से। तो वह जो है संदर्भ पर, बाह्य उद्दीपक पर, प्रशिक्षण पर, विकास का चरण। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास के चरण पर। नैतिक तार्किकता जो होती है वह विकास के चरण पर निर्भर होती है। तो कोहल वर्ग ने जो अपने विचार दिए हैं वो पियाजे के द्वारा जो नैतिक विकास है उसी से संबंधित है। पियाजे ने जो दिया उसे इन्होंने आगे बढ़ाया और वही विचार उन्होंने फिर से प्रस्तुत किया, जिसमें तार्किक चिंतन के 3 स्तरों, जिनमें से प्रत्येक के कुछ ना कुछ सोपान होते हैं, और नैतिक विकास का जो है विकास इन्होंने बताया था। तो आशा करता हूँ आज के बेहतरीन 15 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर किया होगा इन प्रश्नों के माध्यम से। आप देखें तो 15 प्रश्न में मैंने बहुत सारी चीज़ आप लोगों को बताया है। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन प्रश्नों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जब तक आपकी एग्ज़ाम होने से पहले मैं इतने सारे प्रश्न करवाऊंगा जिससे आपको लगभग 30 में से 28 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं तुरंत आप लोगों तक पहुंच सकूं। धन्यवाद।